हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ चैप्टर के। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो होगा पीवाईक्यू सीरीज का। और ये पूरी सीरीज आपको कैसी कैसी लगी है, अच्छी लगी, फायदेमंद लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और साथ ही सजेशन दें कि आगे हम किस तरह की और वीडियोस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेकर आएँ, क्योंकि आपको हर टाइप की मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास हैं, केस स्टडीज़ भी आपके पास है, और वन शॉट भी आपके पास है। और ये हमारे पी वाई क्यू सीरीज चल रही है, ये भी अभी लास्ट वीडियो है, उसके बाद ये सीरीज़ भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो और आपको किस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की, वो प्रिपरेशन करने के लिए गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर अवेलेबल है, जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसके अंदर है, फालतू फंड के क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है। तो वो आप परचेज कर सकते हैं ई बुक की फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, जैसे भी आप पढ़ना पसंद करते हैं वैसे आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 2022 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, कह रहा है कि एक डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड F1 एंड F2 इन सच ए वे that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C. Food 1 contain 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. तो जब भी ये डाइट वाले क्वेश्चन आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ के कंस्टेंट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं बनाने में दिक्कत आती है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ, 2022 में भी आया, कंपार्टमेंट में भी आया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो एक, जिसमें आप लिख लो फूड F1 और फूड F2। यहाँ पर लिख लो फूड F1 और यहाँ पर हो जाएगा फूड F2। ये आपने मान लो कि ये X है और ये Y है। ठीक है, क्वांटिटी आपको कैसे दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है तो किलोग्राम हो जाएगा, यूनिट में दे रखी है तो यूनिट में हो जाएगा, जैसे भी दे रखी है। तो यहाँ पर अब आपसे उसमें जो डाइट हम बना रहे हैं, फूड F1 F2 बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें दो तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक विटामिन ए हमें चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए, और दूसरा चाहिए आपको विटामिन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैसे चाहिए, विटामिन ए की वैल्यू चाहिए यूनिट पर केजी, मतलब इतना यूनिट एक केजी में, मतलब ये जो फूड है ना आपके पास ये केजी में है। ये आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ फूड F1 बी एक्स के जी एंड फूड F2 बी वाई के जी। ये स्टेटमेंट में आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, अब विटामिन ए हमें कितना चाहिएगा, फूड F1 के अंदर देखो, फूड F1 के अंदर 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए चाहिए, 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी चाहिए। फूड F2 के अंदर हमें 1 यूनिट और 2 यूनिट ऐसे चाहिए, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2। अब आप ये देखोगे जो विटामिन ए और विटामिन सी है आपको कितना दिया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग की लाइन में आपको दिया हुआ था कि मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो मिक्सर के अंदर कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, कम से कम की लिमिट दे रखी है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। और विटामिन सी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10। तो दोनों में ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा। जब भी एटलीस्ट आप लगाएंगे तो ये वाला साइन आएगा, यानी इसकी हेल्प से आपके पास कंस्टेंट्स बन गए कि 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये पहला कंस्टेंट आ गया। दूसरा आ गया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये दूसरा कंस्टेंट हो गया। और इसके अलावा और आपको क्या दे रखा है, इट कॉस्ट ₹5 पर केजी टू परचेज फूड F1 एंड ₹7 पर केजी टू ₹7 पर केजी टू परचेज F2। ये आपको इन दोनों की कॉस्ट दे दी है। तो इससे बनेगा आपका Z। तो Z आप पहले बना दो या लास्ट में बना दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये Z आपको क्या करना है, आपको यहां से निकालना है टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो यानी आपको इसको मिनिमाइज करना है। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से तो आपने सब कुछ लिख लिया, कोई इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज कर लेनी है। अब इसके अलावा आपको दो इनविजिबल कंस्टेंट और होते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्स और वाई आप ले रहे हो, जो आप यहाँ पर फूड निकाल रहे हो एक्स के जी या वाई के जी, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, एक्स की भी और वाई की भी। तो ये आपका थर्ड कंस्टेंट, दोनों को एक ही कंस्टेंट हम मान लेते हैं, तो ये आपके पास थर्ड कंस्टेंट बनेगा। तो इस अगर इनकी वैल्यू के बारे में कुछ स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ हो
कि भाई x की वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये आपको कंस्टेंट बनाने ही बनाने हैं। तो अब ये सारे कंस्टेंट आपके पास हैं, आपको ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करना है। और पहले पार्ट में तो कह रहा है टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द सच ए मिक्सर फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एन एलपीपी। फॉर्मुलेट हमने कर दिया है। अगर इतना क्वेश्चन होता फॉर्मुलेशन वाला तो हम यहाँ पर खत्म कर देते, लेकिन अब ये पूछ रहा है हमसे डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड है, या तो आप कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करो या फिर आप आइसो प्रॉफिट एंड कॉस्ट करो। अगर कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कॉर्नर पॉइंट मेथड ही यूज करना आपके लिए ठीक रहेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कंस्टेंट हमें दिए हुए थे इनकी हेल्प से ग्राफ बनाना है। तो पहला कंस्टेंट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, जब हम कंस्टेंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको इक्वल्स टू लेना है, क्योंकि हमें जो लाइन है वो इसकी ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसकी करनी है। और दूसरा कंस्टेंट क्या था आपका, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। जो लाइन से आपको इनकी ड्रॉ करनी है, तो इनकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इनकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। चलिए जी, तो ये लाइन आ गई एक, ठीक है, एक लाइन हमारी ये आ गई। अब उसके बाद जो आपके पॉइंट यहाँ पर, इसके आपको पॉइंट निकालने हैं, चाहे टेबल बनाओ चाहे बिना टेबल के करो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ पे बनाना आपको एग्जाम में, तो ग्राफ पे बनाना है तो प्रॉपर मार्किंग करके इक्वल इक्वल गैप पर मार्किंग आपको करनी है। तो y की वैल्यू 8 आ गई तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 8, और y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 0। अब यहाँ से आपको एक लाइन इसको मिलाते हुए ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से एक लाइन आपको ये ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस पर एरो लगा देना, लाइंस पर आपको एरो लगा देनी है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे एरो जरूर लगानी, सभी जितनी भी लाइंस होगी सभी पे एरो लगा देनी है। कोई भी मौका ऐसा मत छोड़ना कि एग्जामिनर आपके नंबर काटे। अब दूसरी लाइन के लिए x की अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 5, तो y की वैल्यू 5 इधर होगी कहीं, और y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 10, तो ये यहाँ पर आएगी। तो इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये आपके पास लाइंस आ गई। अब आपको ये देखना है, एक तो आपको क्या कर लेना है, ये वाला पॉइंट निकाल लो आप। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो जैसे मैं इस वाली इक्वेशन को, अगर अब ये काम आपको चाहे आप रफली करो चाहे आप वर्बली करो, कैसे भी करो, मेरे को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4y बनेगा, 4y माइनस वाई 3y हो गया, और यहाँ पर 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 12। तो 3y इक्वल्स टू 12, मतलब y की वैल्यू आएगी 4। अब y की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, और 8 में से 10 में से 8 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये पॉइंट आपका बनेगा 2 और 4। ये ग्राफ से भी आपको पता लग सकता है कि ये पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा। आप ग्राफ में जब सही से बनाओगे तो ग्राफ से, लेकिन अगर आप निकालते हो तो इसको यहाँ पर चेक कर लेना कि इस इक्वेशन को रखने पर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जैसे x की वैल्यू 2 यहाँ पर डालेंगे तो 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 है तो 4 + 4 8 आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब आपको इसको शेड करना है, तो शेड करने के लिए पॉइंट टेस्ट करते हैं। आप पुट करेंगे 0 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और साइन क्या था वहाँ पर, साइन था ग्रेटर देन। तो साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ रही है, क्योंकि 0 तो छोटा होना चाहिए। तो दूसरी वाली है उसमें पुट करेंगे, वहाँ भी ग्रेटर देन का साइन था, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आने का मतलब है कि जो आपका शेडिड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो 0 0 ओरिजिन की तरफ जो पॉइंट हम पुट करते हैं वो हमारा उसमें शेडिड पोर्शन में नहीं आ रहा, अगर फॉल्स आता है तो। यानी इसका मतलब हुआ कि जो शेडिड पोर्शन है आपका वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि जो ये कंस्ट्रेंट होते हैं ये आपको बाउंड करके रखते हैं
इनकी वजह से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते, इनका काम इतना होता है। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास, z आ गया आपके पास, z क्या था, z था हमारे पास 5x प्लस 7y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 8 है, एक 2 4 है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 10 0। इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर पुट करोगे तो वो 8 7 जा 56, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 28 और 10 38, 10 पुट करेंगे तो आएगा 50। इसमें से आपको चाहिए थी मिनिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू मिनिमम आ रही है। लेकिन जब ये अनबाउंडेड रीजन होगा, फिजिबल रीजन अभी अनबाउंडेड है, तो ऐसे केसेस में बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो ऐसे केस में हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ती है। वो क्या होगी, वी ड्रॉ, ये जो z है आपके पास, इस z लिखो 5x प्लस 7y, जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है लेस देन 38। इसकी लाइन हमें और ड्रॉ करके देखनी है कि ये हमारी लाइन कहाँ से पास कर रही है। ठीक है, इसकी लाइन और हम चेक करते हैं एक बार। तो ये लाइन हमारी कहाँ से पास करती है, इसको चेक करना है हमें। अब इसके लिए देखो पॉइंट मार्क करते हैं। तो पॉइंट आप मार्क करोगे, आपके पास एक पॉइंट तो यही बनेगा जहाँ से हमने ये मिनिमम वैल्यू निकाली थी, ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं हम। उसके लिए वही तरीका अपनाते हैं कि आपने y को 0 कर लिया तो x की वैल्यू निकालो। तो y को मैं 0 कर लेता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 38 अपॉन में 5। तो 38 अपॉन 5 का मतलब है कि 5 7 जा 35 होता है। तो 38 में से 35 माइनस करोगे 3 बचेगा, यानी 5.6 आ जाएगी। ठीक है, 5.6 वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 7.6। तो 7.6 हमारे पास वैल्यू आई। दूसरी 7.6 यहाँ पर, इनके बीच में कहीं पर जहाँ पर भी आएगी वैल्यू हमने वो ले ली। अब हमें एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ करनी है अब। ठीक है, हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और ये लाइन आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना। अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन आप डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ करना चाहो अलग दिखाने के लिए, तो ये लाइन हमारी ये आ गई। ठीक है, आप ऐसे अलग कलर से भी शो कर सकते हो अगर आपके पास कलर्ड पेंसिल हो तो। अब हमें ये लाइन देखनी होती है कि ये लाइन शेडिड पोर्शन से पास तो नहीं कर रही। तो ये शेडिड पोर्शन से पास नहीं कर रही है, तो मतलब हमारा आंसर पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे विच डज नॉट पास थ्रू, विच डज नॉट पास थ्रू feasible region, therefore minimum value is 38 if food F1 is 2 kg and food F2 is 4 kg। इस तरह से अपना फाइनल आंसर स्टेटमेंट में आपको देना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 2022 के कंपार्टमेंट में ही क्वेश्चन था ये भी, तो इसमें भी ये भी डाइट प्रॉब्लम ही है। तो उसी तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ, डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपके पास जो चीज़ें चाहिए हमें, ए डाइट फॉर ए सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ विटामिन, 4000 यूनिट ऑफ विटामिन होने चाहिए, 50 यूनिट ऑफ मिनरल्स होने चाहिए, एंड 1400 यूनिट ऑफ कैलोरीज होनी चाहिए। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 फूड X एंड Y आर अवेलेबल एट ए कॉस्ट ऑफ ₹4 and 3। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो मतलब ये Z बन गया। तो जो चीज़ आपको क्लियर होती जाए उसको लिखते चलो। ये Z बन गया। उसके बाद कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ फूड X कंटेन 200 यूनिट ऑफ विटामिन, 1 unit of mineral and 40 unit of calories, whereas 1 unit of food Y contain 100 unit of vitamin, 2 unit of minerals and 40 unit of calories। अब जो हमारे पास फूड F1 था, यानी X था यहाँ पर, X और Y, तो फूड X के अंदर जो विटामिन है कितना है, 200 है। ये डायरेक्टली बता रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको कंस्टेंट कैसे बनाने। तो यहाँ लिखो आप 200X। दूसरे वाले में कितना विटामिन है, 100 है,
100y। अब विटामिन होना कितना चाहिए था, विटामिन होना चाहिए था एटलीस्ट 4000, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4000। यहाँ से आप 100 कॉमन निकाल दो, तो आपके पास जो कंस्टेंट है ये बन जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ये फर्स्ट कंस्टेंट आ गया। अब सेकंड आप बनाओ, तो सेकंड आपके पास क्या था, मिनरल्स। अब देखो x के अंदर मिनरल कितना है, x के अंदर 1 यूनिट मिनरल है और दूसरे वाले के अंदर 2 यूनिट मिनरल है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y। अब मिनरल कम से कम कितना होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए कम से कम 50 यूनिट, तो यहाँ पर ये आ गया 50, ये बन गया सेकंड कंस्टेंट। थर्ड आप बनाओगे, थर्ड क्या था हमारे पास, कैलोरीज। तो कैलोरीज x में कितनी है 40 यूनिट और दूसरे में भी है 40 यूनिट, तो 40x प्लस 40y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी है कैलोरीज की हमारे पास क्वांटिटी 1400। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, 20 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 20 क्यों निकालें, हम यहाँ से 40 ही निकाल सकते हैं पूरा, तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 40 निकालेंगे तो एक तो ये जीरो हो गई, 140 को अगर हम 40 से डिवाइड करें तो वो तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ पर 20 कॉमन निकाल लें, तो 22 जा 22 जा और 27 जा, 20 हमने निकाला तो ये बनेगा और ये बनेगा, फिर 2 भी निकल रहा है ना, 35 पे चला जाएगा, यानी चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं निकल रहा तो आप ऐसे बना दो, हमें तो कॉमन निकालने से मतलब है। ये बन गया आपका थर्ड कंस्टेंट। ठीक है, 3 कंस्टेंट आ गए, चेक कर लेते हैं एक बार, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40 और x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35, और इसके अलावा आपका जो x है ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, ये तो आपका बनेगा ही बनेगा। तो ये सारे कंस्टेंट बन गए। अब उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब पहला कंस्टेंट लो, तो पहला कंस्टेंट लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 करते हैं तो y 40 आ जाएगा, तो y 40 हमारा मान लो यहाँ पर ले लिया, y 40 इधर आ गया 0 40। अब y की जगह 0 करते हैं तो x आ जाएगा 20, ये इधर आ जाएगा, इनको ज्वाइन करते हैं, ये वैल्यू आ गई। दूसरा लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 करेंगे तो y आएगा 25, y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 50, इनको ज्वाइन कर दो, ये लाइन आ जाएगी। दूसरा फिर यहाँ पर कहते हैं x को 0 करते हैं तो y 35 आएगा, y को 0 करेंगे तो x 35 आएगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर तीनों में देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था 0 0 पुट करके, आप 0 0 यहाँ करोगे, यहाँ भी फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा, तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, जो शेडिड पोर्शन है, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन ही बनेगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, एक हमारा ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही, ये दोनों पॉइंट हम निकाल लेते हैं। तो ये वाली जो पहली लाइन थी हमारी, वो थी ये वाली पहली वाली लाइन, ये सेकंड लाइन थी और ये थर्ड लाइन थी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सेकंड और थर्ड का क्रॉसिंग पॉइंट है, तो सेकंड और थर्ड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कितना बन रहा है सेकंड और थर्ड से, ये बन रहा है आपके पास 530 और 2015, तो ये वाला बनेगा आपके पास पॉइंट 2015,
और ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है 530। ठीक है, एक बार आप सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और एक बार ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट है किसका, फर्स्ट का और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 और 30 आ जाएगा। ये पॉइंट निकालने के बाद आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट बन गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट को बारी बारी से जेड में पुट करना है। तो जैसे आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए 040, एक तो 040 आ गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास है 530, फिर 2015 और तीसरा पॉइंट है 50। ठीक है, z हमारे पास था, z हमारे पास है कितना, 4x प्लस में 3y। यहाँ पर आप पुट करेंगे, 40 को यहाँ करेंगे तो 120 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20a और 20 30 इंटू 3 90a, तो 90 और 20 110 हो जाएगा। यहाँ पर ये 80 हो गया, ये 75 हो गया, तो 80 और 75 हो गया 155। 50 को यहाँ करेंगे 200, तो मिनिमम हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 110 हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब लेकिन ऑफिस में भी क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो चेक हमें करना है। देखो 530 पर आ रही है ना, तो हमें एक इनइक्वलिटी बनानी है किसकी, 4x प्लस 3y। इनइक्वलिटी किसकी बनानी है, 4x प्लस 3y लेस देन 110। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो हमारा 530 जिस पर ये निकला था वो पॉइंट तो आएगा ही आएगा। दूसरा पॉइंट हम निकाल लेते हैं इसमें। अगर आप x की जगह y की जगह 0 कर देते हो तो x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 27.5। तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखो, ये एक तो पॉइंट ये वाला हो गया और एक 27.5 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा। तो अगर आप इन दोनों से ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे तो ये लाइन हमारी यहाँ से ऐसे पास करेगी। ठीक है, ऐसे पास करेगी। तो ये लाइन आपकी शेडेड पोर्शन से पास नहीं कर रही है जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो मतलब हमारी मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है वो 110 पॉसिबल है। और किस पॉइंट पर पॉसिबल है, 5 और 30 पर। यानी फूड एक्स की क्वांटिटी होगी 5 और फूड वाई की क्वांटिटी होगी 30। तो ये सारा कुछ जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा लिख के बताया था आपको, तो ऐसे ही आपको सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन था ये, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब क्योंकि x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, y यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। मैक्सिमाइज करना है आपको इसको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। कंस्टेंट आपको दे रखे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ हम इसका बनाते हैं। तो इसमें x की जो वैल्यू आपके पास है 0 रखेंगे तो y की 24 आ जाएगी, और y को 0 रखेंगे तो x भी 24 आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, दूसरी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर आप पुट करते हैं x को 0 करते हैं तो y 32 आएगा, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब इसमें जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है, ये दोनों लाइनें हमारे पास वही होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, जैसे अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स बचेगा, 32 माइनस 24 बचेगा 8। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा 8 और 16। अब इसको आप शेड करो क्योंकि यहाँ पर दोनों में लेस देन का साइन है, तो 0 0 आप पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। दूसरे में पुट करेंगे तो ये भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। तो ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है आपको, तो इसमें शेडेड पोर्शन हमारा ये बनेगा। तो कॉर्नर पॉइंट इसमें आपके पास क्या क्या बन गए, z हमारे पास ये है, तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 024 है और एक 816 है
और नीचे 16 0 है। तो 24 यहाँ पर आप पुट करते हैं तो 19 को 24 से करेंगे, 19 4 जा 76 बचे 7, 19 2 जा 38 प्लस 7 यानी 45, 4560। यहाँ पर इसको पुट करते हैं 8 3 जा 24, 2400 प्लस 16 से इसको करते हैं 16 ने 144 बचेंगे 14, 16 और 14 हो गए 30। तो ये बन जाएगा आपके पास 0443025। 16 पुट करेंगे, 16 3 जा 4800। तो इसने आपसे पूछा था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है? एट x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 16। ऐसे पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, खाली ऐसे ही मत छोड़ देना जैसे मैंने यहाँ पर करा है, इतना मत छोड़ देना, मतलब वर्ड्स में अपने आंसर को आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि मैक्सिमाइज, फिर वही क्वेश्चन है, ऐसे ही मैक्सिमाइज करना है आपको। ये आपको कंस्टेंट दिया हुआ है, ये कंस्टेंट दिया हुआ है और ये वाले दोनों दिए हुए हैं। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए भैया, पहली जो इक्वेशन है इसमें x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी +1, y की वैल्यू आएगी +1, इधर ले ली हमने। y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1, तो x की वैल्यू -1 है तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये इसको भी बढ़ा ही देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 इधर आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, x को 0 करते हैं तो y 0 आ जाएगा, और y को 0 करते हैं तो x भी 0 आ रहा है। तो यहाँ तो 0 0 से हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कोई और पॉइंट भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 0 रखना हमें हर बार। अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो x की जगह 1, y की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा कहीं, और इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इनको देखो शेड करो। अगर इसमें मैं 0 0 पुट करता हूँ तो 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 तो -1 से बड़ा होता है। तो मतलब 0 0 की तरफ ये शेड नहीं होगा, इसका शेड जाएगा इधर। इस वाली लाइन को देखते हैं, इसमें 0 0 पुट मत करना, क्योंकि 0 0 से तो ये पास ही हो रही है। इसमें आप इस लाइन का कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो। मान लो मैं 1 0 पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है, कोई भी 1 0 2 0 कुछ भी पुट करके देख लो। तो मैं इसमें अगर 1 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो -1 हुआ और ये 0 हो जाएगा। तो -1 0 से छोटा होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है। तो ये ट्रू आने का मतलब है कि जो पॉइंट आपने पुट किया था आपको शेड उसी साइड करना है, तो इसका शेड इधर आ जाएगा। तो अब देख रहे हो कि इसका शेड इधर है, इसका शेड इधर है, तो दोनों में कोई कॉमन शेड है ही नहीं। तो कॉमन शेड नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम। उसके बाद फिर आपको ये केस स्टडी दी है जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आई हुई थी। तो इस केस स्टडी में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दी गई है। एक मैन्युफैक्चरर टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of the craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. जो मशीन टाइम है 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, जो क्राफ्टमैन टाइम है 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट ऑन ए रैकेट ऑन ए बैट आर दिस एंड दिस। अब यहाँ पर आपको केस स्टडी में क्वेश्चन में आपको पहले में कह दिया इसने कि x और y आपको नंबर ऑफ बैट और नंबर ऑफ रैकेट्स लेने हैं। तो इसने अगर स्पेसिफाई कर दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते, फिर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, बैट को x और रैकेट को y। तो अगर हम बैट और रैकेट को x और y लेते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में डाल दूं तो हमें क्या चीज़ बनानी है, हमें दो चीज़ बनानी है, एक बैट बनाने हैं और रैकेट बनाने हैं। ठीक है, इसने कहा कि बैट को x लेना है, रैकेट को y लेना है। दो तरह का काम यहाँ पर हो रहा है कि आपको क्या क्या था वहाँ पर,
आपको यहाँ पर मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम, ठीक है, आपको मशीन का टाइम देखना है, ये आवर्स में है, और आपको क्राफ्टमैन टाइम देखना है। ये दो चीज़ों का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम बैट पे चलते हैं तो बैट में कह रहा है कि बैट को बनने में, बैट इसने यहाँ बाद में दिया, टेनिस रैकेट पहले दिया है, चीज़ ध्यान रखना। बैट को बनने में 3 घंटे का टाइम चाहिए, नहीं ये तो टेनिस रैकेट है। बैट को बनने में चाहिए हमें 3 घंटे मशीन टाइम पर और 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम पर, यानी 3 और 1। तो यहाँ पर आएगा 3 और 1। और रैकेट के लिए हमें चाहिए 1.5, 1.5 को लिख लेंगे 3/2 और 3, ठीक है, ये 3/2 एंड 3। और टोटल मिलाकर जो मशीन टाइम है हमारे पास वो कितना अवेलेबल है, मशीन टाइम हमारे पास अवेलेबल है नॉट मोर देन 42 आवर्स। तो कह रहा है कि 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं है मतलब लेस देन इक्वल्स टू 42, और क्राफ्टमैन टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से आपके कंस्ट्रेंट बने। पहला तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट आ गया, पहला कंस्ट्रेंट आया 3x प्लस 3/2y लेस देन इक्वल्स टू 42। अब 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 3 कॉमन निकाल दो, तो रह जाएगा x प्लस 1/2y लेस देन इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से अगर आपको ये लग रहा है कि ये 2 आपको परेशान करेगा तो इसको भी आप हटा दो। इसको हटाओगे कैसे, एलसीएम लेंगे, या आप सीधा करो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 28। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप रख के चलो इक्वेशन। दूसरे वाली इक्वेशन आपके पास बनेगी x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 24। और तीसरा जो कंस्ट्रेंट है हमारा सदाबहार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। z आपके पास कितना बनेगा, प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है देखो, ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है बैट पर हो रहा है 20 का, और नहीं रैकेट पे हो रहा है 20 का और बैट पे हो रहा है 10 का। तो बैट हमने यहाँ पर x ले रखा है, बैट x ले रखा है तो 10x बनेगा और ये 20y बनेगा, उल्टा मत कर देना। तो z बनेगा 10x प्लस 20y। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपसे पूछा होगा ना वैसे वैसे आप लिखते जाना, क्योंकि उनके मार्क्स अलग अलग होते हैं। पहले में आपसे कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रॉफिट, वो हमने अभी भी लिखा है। सेकंड में कह रहा है राइट द कंस्ट्रेंट, ये सारे कंस्ट्रेंट आप दिखा देना। थर्ड में फिर पूछ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट फिर यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी बैट्स एंड रैकेट्स फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मतलब आपको सारी चीज़ें निकालनी ही है। तो अब बनाते हैं हम पहले इसका ग्राफ। ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई। x की वैल्यू देखो पहले में पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ गई 28, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आ गई। फिर दूसरे वाले में x की जगह 0 करते हैं तो y आ जाएगा 8, और y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 24। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन आ गई। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी आप साथ साथ ही निकाल लो, ठीक है, पहले निकालो चाहे बाद में निकालो, निकालना तो है ही। तो इसके लिए आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से, ठीक है, ये 2x कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 6y है, 6y माइनस वाई 5y हो जाएगा। ये 48 आएगा, 48 को 28 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 20, यानी 5y इक्वल्स टू 20 का मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, y की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू आप निकाल लोगे वो आ जाएगी 12। तो ये आप जैसे भी निकालो वर्बली या कैसे भी, जितना जल्दी निकाल सकते हो निकालो, चाहे ग्राफ से देख के निकालो चाहे वर्बली निकाल लो। ये वैल्यू आ गई। पॉइंट टेस्ट करेंगे तो देखो दोनों में लेस दिस का साइन आ रहा है, इसमें भी लेस है इसमें भी लेस है, तो पॉइंट टेस्ट करोगे तो ट्रू आएगा, दूसरे में भी करोगे उसमें भी ट्रू आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये चारों आ गए, z 10x प्लस 20y है, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गया एक तो 0 8, ठीक है, 12 4, 14 0 और 0 0। तो 0 8 पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 160,
12 10 जा 120 और यहाँ से आ जाएगा 80 यानी 200 140 और 0। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास ये है, किस पर है 12 और 4 पर, यानी बैट हम बनाएंगे 12, रैकेट बनाएंगे 4 और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ₹200। ठीक है जी, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 कंपार्टमेंट पे हम आ गए। पहला क्वेश्चन वही एमसीक्यू में है, ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस। तो यहाँ भी इसका ग्राफ तो हमें बनाने पड़ेगा। अब ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। अब इसमें कह रहा है कि x इक्वल्स टू 3, इसकी लाइन बनाओगे तो x की वैल्यू जहाँ भी 3 होगी वहाँ से एक सीधी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है, x इक्वल्स टू 3 के लिए। दूसरी लाइन किसकी है, y इक्वल्स टू 2, ये y की वैल्यू 2 आ गई। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आएगा 3 और 2। बाकी ये दोनों लाइनें x0 y0 है, तो शेडिड पोर्शन हमारा ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर देखो यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, तो ओरिजिन की तरफ ही शेड होगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया 0 2, एक ये हो गया 3 0 और एक आ गया 0 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपको बारी बारी से यहाँ पर डालना है। अगर 0 0 आप पुट करते हो तो 0 आंसर देगा, इससे तो आंसर आएगा 0, इससे हम आंसर आएगा आपके पास 10, इससे आंसर आएगा 3 7 जा 21 प्लस 2 5 जा 10 यानी 31, इससे आंसर आएगा 3 7 जा 21। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, कितनी मिल रही है 31। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर है कि स्मॉल फॉर्म मैन्युफैक्चर गोल्ड रिंग एंड चेन, द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग एंड चेन मैन्युफैक्चर पर डे इज एट मोस्ट 24। जो दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन है वो 24 तक हो सकता है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि गोल्ड रिंग हमारी x है, चेन y है, तो इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन 24 है, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 24। ये पहला हो गया। इट टेक्स 1 hour टू मेक ए रिंग एंड हाफ एन आवर फॉर ए चेन। रिंग को बनाने में इसको 1 hour लगते हैं, तो यानी 1x हो गया। चेन को बनाने में हाफ एन आवर लगता है, तो हाफ y हो गया। टोटल जो टाइम है कितना लगता है उसको, आपके पास 16 आवर्स का टाइम जो है मैक्सिमम अवेलेबल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इज अवेलेबल पर डे 16। तो मैक्सिमम यानी लेस देन इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आप वही 2 आप मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो ये बन गया आपके पास सेकंड कंस्टेंट। इफ द प्रॉफिट ऑन ए रिंग इज रुपीज दिस एंड चेन ऑन रुपीज दिस, इससे पहले हम कंस्टेंट एक और जो रह गया हमारा ये भी बना देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं z। प्रॉफिट कह रहा है रिंग पर है 300 का, तो 300x, इस पर है 190 का, तो 190y हो गया। इसको करना है आपको मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। तो ये बन गया आपका कंस्ट्रेंट। बस इसने बोला फॉर्मुलेट एज एन एलपीपी, फॉर्मुलेट करना है तो बस फॉर्मुलेट कर दो, काम हमारा खत्म। इसमें कुछ नहीं आपको और नहीं करना। इसमें आपको सॉल्व करना है, मेक इट इज एन एलपीपी एंड सॉल्व इट। ए लाइब्रेरी हैज टू एकोमोडेट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑन ए शेल्फ। एक शेल्फ में लाइब्रेरी में कुछ डिफरेंट टाइप की बुक्स हमें रखनी है। द बुक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड द वेट 1 kg एंड 1.5 kg ईच। The shelf is 96 centimeter long and at most can support a weight of 21 kilogram. So how should the shelf be filled with the books of 2 types in order to include the greatest number of book? Greatest मतलब maximum. तो अब आपके पास जो 2 डिफरेंट टाइप की बुक है, जो पहली टाइप की बुक है उसको हमने x मान लेंगे, जो दूसरी टाइप की बुक है उसको हम मान लेते हैं y। जो पहले टाइप की बुक है उसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी टोटल थिकनेस होगी 6x। और दूसरी वाली जो बुक है उसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, मतलब टोटल थिकनेस आ गई 4y। अब थिकनेस आपके पास कितनी थी, द शेल्फ इज 96 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो टोटल थिकनेस है यानी जो बुक्स की जो मोटाई है उसके हिसाब से हम देखें तो 96 सेंटीमीटर लॉन्ग थिकनेस वो है उसकी शेल्फ की लंबाई। तो मतलब यहाँ पर जो सेंटीमीटर्स में आपके पास है ये लेस देन इक्वल्स टू 96 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो बुक्स आपकी बाहर गिर जाएंगी। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन निकालो, तो 2 3 जा x, 2 2 जा 4 और यहाँ आ गया 48। दूसरे वाले में कह रहा है कि जो पहले टाइप की बुक्स हैं उनका वेट 1 kg है, तो x बुक का वेट कितना हो गया x kg। दूसरी बुक है 1.5 kg और टोटल वेट जो सपोर्ट करती है
जो इसकी जो शेल्फ है वो सपोर्ट करेगी 21 kg को, तो लेस देन इक्वल्स टू 21, ये बन गया हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट। अब उसके अलावा जो नंबर ऑफ बुक्स हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, माइनस में तो हो नहीं सकती। अब कह रहा है कि हाउ शुड द सेल्फ बी फिल्ड विद द बुक्स ऑफ टू टाइप इन ऑर्डर टू इंक्लूड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स यानी मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, z हमारे पास क्या बनेगा, z बनेगा x प्लस वाई। जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो हमें मैक्सिमम करनी है, तो हमारे पास पहली टाइप की बुक्स x है, दूसरे टाइप की बुक y है, तो ये बनेगा हमारा z, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब बना दो आप इसका ग्राफ। पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y आ जाएगा 24, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 16। ये लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। दूसरी वाली इक्वेशन लेते हैं तो x की वैल्यू 0 करते हैं तो y आ जाएगा 21/1.5 है, तो 21/1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इधर आ जाएगा, 3 से काटा इसे यानी 14, तो हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू आ गई 14, और अगर हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। अब हमने दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। इसको, ये जो 1.5 है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लेकिन 3 का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चलो छोड़ो, फिर आप इसी को कर लेना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3x ये कैंसिल, ये आएगा 4.5, 4.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 2.5y आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमने किया था इसको ना, तो ये आ जाएगा 63, 63 में से 48 माइनस करोगे तो 13 में से 8 गए 5, 5 में से 4 गए 1। इसका डेसिमल आप हटा के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 से 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और y की अगर 6 हो गई, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की 6 यहाँ पर रखोगे तो 6 दूनी 12, 48 में से 12 माइनस करोगे 36, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 12। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा 12 और 6, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको वही काम करना है कि भाई आपको यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर 0 0 पुट करोगे ट्रू आएगा, इसमें पुट करोगे ट्रू आएगा, तो ओरिजिन की तरफ ही इसको शेड कर देना है। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए, इन चारों से अब वैल्यू निकालना। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास हैं, एक तो 0 14, 12 6 और 16 0 और फिर 0 0। तो z की इधर सीधा x प्लस वाई है, इन सबको प्लस करना है बस, 14 18 16 0, तो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर है। तो जो पहले टाइप की बुक्स है वो 12 होनी चाहिए, जो दूसरी टाइप की बुक है वो 6 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो एलपीपी का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़रूर रही होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।